हाय फ्रेंड्स, आई एम सी अंगद अग्निहोत्री। हम पढ़ रहे हैं कैपिटल गेन्स। आपके कमेंट्स देख के काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे कि आपको चैप्टर पढ़ने में मज़ा आ रहा है, आपको इजी भी लग रहा है। आज मैं पहले डिस्क्लेमर दे दूं, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे फीवर है काफ़ी आज, पर रिकॉर्डिंग करनी थी क्योंकि मैं क्लासेस चाहता था कि आपकी कंटिन्यूटी बनी रहे। क्यों डिस्क्लेमर दे रहा हूँ कि एनर्जी लेवल थोड़ा कम दिखेगा आपको आज, तो थोड़ा बेयर करना पड़ेगा आपको। चलो स्टार्ट करते हैं। लास्ट स्पेशल केस है हमारा जॉइंट डेवलपमेंट अग्रीमेंट। ये क्या होता है ये जानते हैं। देखो, आपको याद होगा हमने एक एग्जांपल लिया था, उसमें एक प्रॉपर्टी डीलर थी हमारी, क्या नाम था उसका? भूमि। भूमि प्रॉपर्टी डीलर थी, याद है आपको? चलो याद ना भी हो तो क्या फर्क पड़ता है, एग्जांपल के लिए याद कर लो। ये हमारी एक भूमि है, इसका नाम है भूमि, ये है प्रॉपर्टी डीलर। एक घर है, मान लो ये घर है चंदा का। चंदा का पूरा नाम है चंदा ढोंडू। चंदा ढोंडू का एक घर है। एक दिन भूमि आई चंदा के पास, बोला चंदा तेरा एक घर है, अगर तू ये घर और ये लैंड मुझे दे दे। क्या बोला भूमि ने? तू ये घर और ये लैंड मुझे दे दे तो मैं क्या करूंगी, यहां पे मैं बनाऊंगी यहां पे एक 10 फ्लोर्स की बिल्डिंग। क्या बनाऊंगी यहां पे? 10 फ्लोर्स की बिल्डिंग। चंदा ने कहा अच्छा, पर बिल्डिंग तो तुम बनाओगे ना, मुझे क्या फायदा? भूमि ने बोला देखो, फायदा ये है जो 10 फ्लोर की बिल्डिंग बनेगी ना, इसमें से मैं आपको दे दूंगी 6 फ्लोर, यानी 6 फ्लोर चंदा आपके, साथ ही साथ आपको 1 करोड़ का कैश भी दूंगी। यानी भूमि ने क्या बोला, अपनी लैंड और बिल्डिंग आप मुझे दो, यहां मैं बनाऊंगी 10 फ्लोर की बिल्डिंग, बदले में जो घर का ओनर था उसे क्या मिलेंगे? जो बिल्डिंग बनाएगा उसके कुछ फ्लोर्स, साथ ही साथ कुछ कैश। चंदा ने कहा ये तो अच्छी बात है, मुझे बैठे बैठे 4 फ्लोर मिल रहे हैं, प्लस मुझे कैश भी मिल रहा है। और बिल्डर को क्या फायदा है? बिल्डर को जगह मिल गई, प्लस बिल्डर जो बाकी की 4 फ्लोर बेचेगा उसको कैश मिल जाएंगे। ठीक है जी। तो यहां पे देखो, चंदा को जब, अच्छा ये बताओ यहां पे कैपिटल गेन किसको हो रहा है, भूमि को या चंदा को? सर चंदा को होगा ना कैपिटल गेन, घर तो उसका था ना। ठीक है, चंदा जब अपना कैपिटल गेन निकालने जाएगी, फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन क्या लेगी? सर देखो ना, सिंपल सी बात है, 1 करोड़ का कैश प्लस जो उसको 6 फ्लोर मिलेंगे उसकी वैल्यू। हाँ एकदम ठीक है, क्योंकि इसको क्या मिला, कुछ काइंड में कुछ कैश में। कैश को एज इट इज दे लो, काइंड वाले की वैल्यू निकालना सीख लेंगे। ठीक है, हाँ सर सिंपल था। माइनस करेंगे इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन या फिर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, वो तो सिंपल है, जब चंदा ने घर लिया होगा, जब बनाया होगा, उसके अकॉर्डिंगली हम कॉस्ट ले लेंगे जैसे हम करते आए घर में। हाँ एकदम ठीक है, यहां से निकल जाएगा मेरा लॉन्ग टर्म गेन या मेरा शॉर्ट टर्म गेन, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। नहीं सर इसमें इसे स्पेशल केस क्यों बोला? स्पेशल केस इसलिए बोला इसको क्योंकि देखो, जिस दिन भूमि आई चंदा के पास, चंदा ने जिस दिन हाँ बोल दी, तो क्या प्रॉपर्टी डीलर और ओनर के बीच एक अग्रीमेंट हुआ होगा कि हम ऐसा काम करके देंगे? हाँ सर अग्रीमेंट हुआ होगा। तो जिस दिन अग्रीमेंट हुआ है, जिस दिन क्या हुआ है, अग्रीमेंट हुआ है, हम मान लेते हैं कि हमारा घर ट्रांसफर हो गया। यानी जिस साल आपने अग्रीमेंट साइन कर दिया, जिस साल बिल्डर और ओनर अग्रीमेंट में आ गए, उस साल कैपिटल गेन के अकॉर्डिंग ट्रांसफर हो गया। ट्रांसफर हो गया मतलब इंडेक्सेशन उस साल तक का होगा जब अग्रीमेंट बन गया। इंडेक्सेशन किस साल तक का होगा? जब घर बन गया उस साल तक का होगा। ठीक है सर, पर पता है गेन निकालेंगे कब? सर जब पैसे मिलेंगे तब? नहीं, यहां पे एक सेक्शन 45 बोलता है, बिल्डर्स को ना जब उनके काम कंप्लीट हो जाता है, उनको उनके अथॉरिटी से मिलता है कंप्लीशन सर्टिफिकेट। तो जिस साल बिल्डर को मिलेगा कंप्लीशन सर्टिफिकेट, उस साल चंदा अपना कैपिटल गेन निकालेगी। दोबारा सुनो क्या हुआ, जिस साल बिल्डर को मिलेगा कंप्लीशन सर्टिफिकेट, उस साल चंदा अपना कैपिटल गेन निकालेगी। पर सर सर्टिफिकेट मिल रहा है बिल्डर को, गेन निकालना है चंदा को, ऐसे क्यों? ये इसीलिए बनाया ताकि चंदा
एज इट इज, जैसे ही बिल्डर की बिल्डिंग कंप्लीट हो उससे पोजीशन मांग ले, ताकि लोग कैपिटल गेन को डिले ना कर पाए और गवर्नमेंट के पास टैक्स टाइमली पहुंच जाए। इसलिए गवर्नमेंट ने क्या बोला, जैसे ही बिल्डर को सर्टिफिकेट मिलेगा चंदा तेरे को टैक्स पे करना पड़ेगा। यानी इसकी इंडिकेशन क्या है, जैसे ही बिल्डर को सर्टिफिकेट मिला चंदा उससे कैश भी ले ले, बिल्डिंग भी ले ले। समझ आ गया? यानी कि 45(5)A में 3 पॉइंट्स काम के हैं। पहला, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या होता है, सर जितना कैश है वो और काइंड की वैल्यू निकालना भी सिखाऊंगा आपको। सेकंड, इंडेक्सेशन किस साल तक का, जब अग्रीमेंट हो गया उस साल तक का। कैपिटल गेन किस साल, जिस साल कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिल गया बिल्डर को उस साल। ठीक है सर, ये 6 फ्लोर की वैल्यू कैसे निकालेंगे, याद है 50C? हाँ सर, एसडीवी वाला पॉइंट याद है। तो यहां पे बोला गया है फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन होगी हमेशा स्टैंप ड्यूटी वैल्यू, हमेशा स्टैंप ड्यूटी वैल्यू, हमेशा स्टैंप ड्यूटी वैल्यू। कब की ड्यूटी वैल्यू, क्योंकि सर जिस दिन मैंने अग्रीमेंट किया उस दिन भी स्टैंप ड्यूटी रही होगी कुछ ना कुछ, जिस दिन कंप्लीशन का सर्टिफिकेट मिला उस दिन भी स्टैंप ड्यूटी वैल्यू रही होगी कुछ ना कुछ, क्योंकि स्टैंप ड्यूटी वैल्यू तो घर की वैल्यू है, हर साल चेंज होगी। अग्रीमेंट वाले साल में कुछ और रही होगी और जिस साल कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिला यानी जिस साल मैं गेन निकाल रहा हूं उस साल कुछ और रही होगी। बिल्कुल, हम लेंगे एसडीवी एज ऑन डेट ऑफ कंप्लीशन सर्टिफिकेट, यानी कि जिस दिन बिल्डर को मिला कंप्लीशन सर्टिफिकेट उस दिन जो स्टैंप ड्यूटी वैल्यू थी वो मानी जाएगी हमारे काम की स्टैंप ड्यूटी वैल्यू, उस पे निकालेंगे फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन। यानी कि फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन क्या बना, जितना कैश मिला वो प्लस कंप्लीशन सर्टिफिकेट वाले दिन जो स्टैंप ड्यूटी वैल्यू थी घर की उतनी आपकी कॉस्ट में आपकी फुल वैल्यू में ऐड हो जाएगी। पर सर एक बात बताओ, हमें मिले हैं 6 फ्लोर, बिल्डर ने बनाए 10 फ्लोर, तो हम कितने फ्लोर्स की फुल वैल्यू में ऐड करेंगे, 6 फ्लोर के। जितना आपको मिला है वही तो कंसीडरेशन हुआ, पूरे घर से क्या मतलब आपको। सर एक क्वेश्चन कराना, क्वेश्चन इसका बहुत इजी है, देखो कैसे होता है क्वेश्चन इसका। देखो, मिस्टर एक्स परचेज्ड अ प्लॉट ऑन 1198। ठीक है जी, मिस्टर एक्स ने प्लॉट परचेज किया 1198 को 50 लाख का। फेयर मार्केट वैल्यू प्लॉट की 1401 को 65 लाख रुपए की है, विच एवर इज हायर 65 लाख, यानी मेरी कॉस्ट क्या बनेगी 65 लाख। ठीक है, अल्फा बिल्डर, कोई बिल्डर आ गया, उसने जेडीए किया, जॉइंट डेवलपमेंट अग्रीमेंट किया मिस्टर एक्स के साथ। कब किया, 1/5/19 को, 1920 में अग्रीमेंट किया। क्या बोला, मिस्टर एक्स अपना प्लॉट दे देगा अल्फा को 1/5/19 में। अग्रीमेंट कब हो गया, 1920 में हो गया। इंडेक्सेशन कब तक का होगा, 1920 तक का होगा। ठीक है, अल्फा ने क्या किया, चेक दे दिया 60 लाख रुपए का उसी दिन, अग्रीमेंट करते ही दे दिया चेक, ये लो 60 लाख रुपए, यानी फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन में 60 लाख तो आ गए। हाँ सर, अल्फा बनाएगा 10 यूनिट्स, मान लो 10 फ्लोर बनाएगा बिल्डर, 6 देगा मिस्टर एक्स को, हमारा एग्जांपल ही चल रहा है, 10 बनाए 6 दे दिए एक्स को, यानी एक्स को दो चीजें मिली, 60 लाख और 6 यूनिट्स। कब कंप्लीट हो जाएंगे ये, 30 जून 2021 तक बना देगा बिल्डर। ठीक है, और उस दिन 6 फ्लोर दे देगा एक्स को। ठीक है, अभी तक कहानी क्या हुई, एक्स ने घर खरीदा था, उसकी कॉस्ट हमने मान ली 65 लाख रुपए, अग्रीमेंट हो गया 1920 में बिल्डर के साथ, बिल्डर ने बोला ये पकड़ो 60 लाख रुपए और मैं दूंगा 6 फ्लोर। ठीक है, कंप्लीशन कब हुआ वो क्वेश्चन आगे बताएगा हमको। कह रहे देखो, स्टैंप ड्यूटी वैल्यू प्लॉट की जिस दिन अग्रीमेंट हुआ उस दिन 2 करोड़ थी, काम की है नहीं सर, जिस दिन अग्रीमेंट हुआ उस दिन की वैल्यू काम की नहीं होती। ठीक है जी, पहला केस देखते हैं क्या बोलता है। कंप्लीशन सर्टिफिकेट इशू हो गया है 30 जून 2021 को, तो गेन कब निकालोगे, 21-22 में, बिल्कुल ठीक। और स्टैंप ड्यूटी वैल्यू किस दिन के काम की है, 30 जून 21 की काम की है, कितनी है 45 लाख। तो देखो कैसे होगा सॉल्व। क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये, 57। देखो 57 क्या बोलता है, गेन कब निकालेंगे, 21-22 में। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन 60 लाख तो कैश मिल गया, प्लस
एसडीवी ऑफ ईच फ्लैट 45 लाख, एक फ्लैट 45 लाख का, कितने मिले हैं इसको? सर इसे 6 फ्लैट मिले हैं, बिल्कुल ठीक। तो 45 लाख इंटू 6, दोनों को जोड़ देते हैं। यह आ गया 3,30,00,000 माइनस इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कितने का था सर? 65 लाख का, 65 लाख इंटू इंडेक्सेशन उस साल तक का जब अग्रीमेंट हुआ। कब हुआ अग्रीमेंट? 1920 में। 289 डिवाइडेड बाय 100, 65 लाख इंटू 289 डिवाइड बाय 100, यह आ गया 18785,000। मेरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ गया 14215,000, 1,42,15,000। क्लियर? ठीक है सर। सेकेंड केस देखो क्या बोलता है। सेकेंड केस कहता है अगर कंप्लीशन कंप्लीट होता 30 अप्रैल 22 में, तो हम कब निकालते गेन? सर 22-23 में निकालते। स्टैंप ड्यूटी वैल्यू किस दिन की लेते? जब कंप्लीशन हो जाता उस दिन की लेते, और उस दिन की क्या थी एसडीवी? 50 लाख रुपए की। ठीक है, तो सेकंड केस में क्या बनेगा फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन? सर 60 लाख का कैश प्लस 50 लाख इंटू 6, कॉस्ट तो सेम है, गेन निकाल लोगे। हाँ सर हो जाएगा। तो ये था आपका 45(5)(a). समझ आया? हाँ सर इजी था ये तो। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट ना रिसेंटली ऐड हुआ है, 2 साल हुए कॉन्सेप्ट को आए हुए, एग्जाम में नहीं आया अभी तक, तो इंपॉर्टेंट मानना है इसको, क्योंकि जो नया टॉपिक ऐड होता है एग्जाम में आ सकता है, अभी तक नहीं आया है तो चांसेस हैं कमिंग अटेम्प्ट में आ जाए, तो इसको अच्छे से कर लेना। क्वेश्चन आएगा तो एज इट इज जैसा मैंने कराया है ऐसा ही आएगा, तो इस क्वेश्चन को 1-2 बार प्रैक्टिस करना। इजी है ना वैसे तो। चलो अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं। अब जो मैं आपको कॉन्सेप्ट कराने जा रहा हूं ना, ये कॉन्सेप्ट है तो फाइनल लेवल का, आपके इंटर में आज तक नहीं पूछा गया है, पर मॉड्यूल में है तो कराना पड़ेगा, पर आज तक नहीं आया है, चांसेस ब्ली के आने के, पर मॉड्यूल में तो है। तो अगर समझ नहीं भी आए अच्छे से तो आप एक पॉइंट के लिए इग्नोर कर सकते हो, पर मैं पूरा ट्राई करूंगा आपको समझ आए, क्योंकि मॉड्यूल में है तो हमको करना है। क्या बोलता है ये? कैपिटल गेन इन केस ऑफ अ नॉन रेजिडेंट, यानी अब जो गेन मैं निकालना सिखाने वाला हूं ये होगा एक नॉन रेजिडेंट के केस के लिए। देखो बात को समझो, एक नॉन रेजिडेंट बंदा है, नॉन रेजिडेंट कौन? समझ लो इंडिया के बाहर का बंदा है, वरना नॉन रेजिडेंट कौन होता है ये समझने के लिए हमको हमारा चैप्टर रेजिडेंशियल स्टेटस समझना पड़ता है। अभी के लिए मानो ऐसा बंदा जो फॉरेन का बंदा है, फॉरेन की कंपनी भी हो सकती है नॉन रेजिडेंट, कोई फॉरेन का बंदा है, उसने बाहर बैठे बैठे इंडिया की कंपनी के शेयर ले लिए या इंडिया के कंपनी के डिबेंचर ले लिए। दोबारा सुनो क्या हुआ, एक नॉन रेजिडेंट ने बाहर बैठे बैठे इंडिया की कंपनी के शेयर या डिबेंचर ले लिए। एग्जांपल के लिए कोई मिस्टर ए है फॉरेन का, उसने रिलायंस के शेयर ले लिए। मिस्टर ए कहां का है? फॉरेन का। रिलायंस कहां की कंपनी है? इंडिया की। मिस्टर ए ने क्या किया? इंडियन कंपनी के शेयर ले लिए। अबे बात बताओ, शेयर तो ऑनलाइन लेगा, लिस्टेड कंपनी है रिलायंस, हाँ सर ऑनलाइन लेगा, तो बाहर बैठे बैठे जब वो शेयर खरीदेगा ऑनलाइन बैठ के तो फॉरेन करेंसी में ही ले रहा होगा। हाँ सर फॉरेन करेंसी में ही ले रहा होगा बिल्कुल, तो सेक्शन लग जाएगा। ये सेक्शन कब लगता है? ये अगर कोई नॉन रेजिडेंट शेयर या डिबेंचर खरीदे किसी इंडियन कंपनी के और जो उसने खरीदे ये फॉरेन करेंसी में लिए हो। सर अगर बाई चांस 1% फॉरेन का बंदा इंडियन कंपनी के शेयर इंडियन करेंसी रुपीज में ले ले तो सेक्शन लगेगा? फिर सेक्शन नहीं लगेगा, फिर तो हम जो नॉर्मल ट्रीटमेंट करते हैं वही करते रहेंगे। यानी अगर एक नॉन रेजिडेंट इंडियन कंपनी के शेयर फॉरेन करेंसी में खरीदेगा तो ये ट्रीटमेंट होगा जो मैं कराने जा रहा हूं आपको। ठीक है, पता है ट्रीटमेंट क्यों होगा ये?
समझो, बंदा फॉरेन का, शेयर डिबेंचर ले लिए फॉरेन करेंसी में, पर सेक्शन 9 रेजिडेंशियल स्टेटस का पॉइंट है, पढ़ाऊंगा आपको। सेक्शन 9 बोलता है कोई भी बंदा दुनिया में कहीं भी बैठ के अगर इंडियन कंपनी के शेयर बेचता है, दुनिया का कोई भी बंदा कहीं भी बैठ के अगर इंडियन कंपनी के शेयर बेचता है तो उस पे होने वाला कैपिटल गेन का टैक्स उसको इंडियन गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। दोबारा सुनो, सेक्शन 9 क्या बोलता है, अगर कोई बंदा दुनिया में कहीं भी बैठ के इंडियन कंपनी के शेयर बेचता है और कैपिटल गेन होता है तो उसको इंडियन गवर्नमेंट को टैक्स पे करना पड़ेगा। तो अब सुनो, ये सेक्शन का रेलेवेंस क्या हुआ यहां पे, रेलेवेंस ये हुआ कि फॉरेन के बंदे ने इंडियन कंपनी के शेयर खरीदे फॉरेन करेंसी में, जब बेचेगा कैपिटल गेन होगा, टैक्स देना पड़ेगा इंडियन गवर्नमेंट को। हाँ सर, देना पड़ेगा टैक्स तो उसको इंडियन गवर्नमेंट को। अब इंडियन गवर्नमेंट तो टैक्स रुपीस में लेगी ना आपसे। हाँ सर, तो अब जो कन्वर्ट होगा फॉरेन करेंसी रुपीस में कन्वर्ट होगा, ये किस तरह से कन्वर्ट होगा, किस डेट पे कन्वर्ट होगा, ये हमें सिखाएगा ये प्रोविजो। यानी ये प्रोविजो क्या बताएगा कि फॉरेन करेंसी को कन्वर्ट कैसे करोगे रुपीस में, ये बताएगा हमको ये प्रोविजो। इतना समझ आया? हाँ सर, कुछ कुछ तो आया, तो एक बार रिवाइंड कर लो और समझ लो। ठीक है, थोड़ी एनर्जी आपको डाउन लगेगी, तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है मेरी। आप मानो मुझे अभी भी, मैंने चेक किया था रिकॉर्डिंग से पहले, अराउंड 101 टच नहीं हुआ था, 100 पॉइंट समथिंग फीवर था। जस्ट मैं चाहता नहीं था क्लास ब्रेक हो आपकी। चलो, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, उसने कितने में लिए शेयर, डॉलर्स में लिया होंगे। हाँ सर। टीटीबीआर, टीटीएसआर छोड़ दो क्या होते हैं, काम के नहीं है, बस ये समझ लो ये है बाइंग रेट, बीआर बाइंग रेट, ये है एसआर सेलिंग रेट। यानी कि जिस दिन उसने शेयर खरीदे, जिस दिन नॉन रेजिडेंट ने शेयर खरीदे, उस दिन बाइंग रेट क्या था, सेलिंग रेट क्या था। बाइंग रेट क्या था, सेलिंग रेट क्या था, शेयर का नहीं, ये फॉरेन करेंसी की बात हो रही है। मान लो वो यूएसए का बंदा था, उसने अगर इंडिया के शेयर लिए तो डॉलर में लिए होंगे। हाँ सर। अब मैं डॉलर को रुपीस में कन्वर्ट करना चाहता हूं, तो ये टीटीबीआर, टीटीएसआर रुपी और डॉलर का रेट है कि अगर आपको $1 खरीदना है उस दिन तो कितने रुपए में खरीद सकते हो, कितने रुपए में बेच सकते हो। यानी टीटीबीआर और टीटीएसआर रुपी टू डॉलर कन्वर्जन के रेट हैं। तो अब देखो क्या बोला, मान लो मैंने $5000 के शेयर खरीदे नॉन रेजिडेंट ने, जब वो रुपीस में कन्वर्ट करना चाहता है $5000 को, तो वो देखेगा उस दिन रुपीस का डॉलर कन्वर्जन में क्या चल रहा है, बाइंग रेट, क्या चल रहा है, सेलिंग रेट। जो भी चल रहा होगा बाइंग और सेलिंग दोनों को जोड़ेगा, डिवाइड बाय 2 कर देगा। क्यों? क्योंकि हमको एवरेज चाहिए। यानी कि अगर बाइंग चल रहा है 50 रुपए, सेलिंग चल रहा है 60 रुपए, एवरेज कितना बन गया सर, 55 रुपए। तो 55 रुपए से मल्टीप्लाई कर देगा $5000 को, वो निकल जाएगी हमारी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन रुपीस में। सर कुछ समझ नहीं आ रहा, एक मिनट ध्यान दो, खत्म हो जाए टॉपिक, क्वेश्चन कराऊंगा, चुटकी में समझ आएगा आपको। ठीक है सर। फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन, सेल कंसीडरेशन होती है, सेम चलेगा टीटीबीआर, टीटीएसआर का एवरेज, बाइंग सेलिंग का एवरेज, पर किस दिन का, जिस दिन बेचा उस दिन का। लॉजिक भी है ना, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन के लिए कौन सी रेट लोगे, जब खरीदा था वो। सेल के लिए कौन सी रेट लोगे, जब बेचा है वो। एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर माइनस करते हैं नेट कंसीडरेशन पे आने के लिए, करते हैं किस दिन, ये भी देखो वही होगा, एवरेज टीटीबीआर, टीटीएसआर का, किस दिन का, ये भी ट्रांसफर की ही डेट का। ठीक है सर। फाइनली फुल वैल्यू कंसीडरेशन आया, माइनस किया एक्सपेंसेस, नेट कंसीडरेशन आया, माइनस किया कॉस्ट, मेरा निकल गया कैपिटल गेन। कैपिटल गेन पे ध्यान रखना, सिर्फ टीटीबीआर है, ये एवरेज नहीं है दोनों का, सिर्फ टीटीबीआर है। लॉजिक छोड़ो, सिर्फ टीटीबीआर है, किस दिन का, ट्रांसफर की डेट का। सर कुछ नहीं समझ आया, कोई बात नहीं, इतना समझ आ गया। फुल वैल्यू में एवरेज है, हाँ सर, कब का एवरेज है, सेल डेट का। एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर में एवरेज है, किस दिन का, ट्रांसफर की डेट का। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में एवरेज है, किस दिन का, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन की डेट का। और कैपिटल गेन में खाली टीटीबीआर है, किस दिन का, ट्रांसफर की डेट का। इतना समझ आ गया ना? हाँ सर ये तो आ गया। एक बात और बता दूं,
इस केस में इंडेक्सेशन नहीं होता, चाहे लॉन्ग टर्म है तो भी है, यानी नॉन रेजिडेंट के ऊपर अगर फर्स्ट प्रोविजो लग गया 48 का, इंडेक्सेशन नहीं होता। ठीक है सर, क्वेश्चन कराओ, कुछ समझ नहीं आ रहा, ये लो क्वेश्चन करा देता हूं। क्वेश्चन देखना चुटकियों में होगा और आंसर मैंने दिया है यहाँ पे, मुझे पता था ये इतना रिलेवेंट नहीं है आप लोगों के लिए, शायद आप सॉल्व भी ना करो, तो मैंने आंसर ही दे दिया आपको निकाल के। चिल करो। एमसीक्यू आ सकता है, अगर नॉन रेजिडेंट इंडियन कंपनी के शेयर इंडियन करेंसी मिलेगा तो सेक्शन लगेगा? नहीं। फॉरेन करेंसी मिलेगा तो ये सेक्शन लगेगा, क्योंकि सेक्शन क्या करता है, कन्वर्ट करता है फॉरेन करेंसी को रुपीस में। मिस्टर पैट्रिक एक नॉन रेजिडेंट है, बढ़िया। जनवरी 2010 में उसने डिबेंचर लिए इंडियन कंपनी के, किसके डिबेंचर लिए? इंडियन कंपनी के, फॉर ₹20,50,000 बाय रेमिटिंग डॉलर्स। उसने 20,50,000 के डिबेंचर लिए, पर वो डिबेंचर उसने डॉलर में लिए, यानी सारी कंडीशन लग गई, नॉन रेजिडेंट इंडियन कंपनी के डिबेंचर इन फॉरेन करेंसी, यानी फर्स्ट प्रोविजो लगेगा। सितंबर 2019 हमारे प्रीवियस ईयर में उसने बेच दिए 33 लाख रुपीस के, रुपीस में बेचे। देखो दिक्कत बेचने में नहीं है, दिक्कत खरीदने में थी, खरीदेगा फॉरेन करेंसी में सेक्शन लगेगा। 66,000 रुपीस के उसने एक्सपेंसेस पे करे, ठीक है, चलो वहां तो कोई दिक्कत नहीं है। टीटीबीआर और एसआर दे रखे हैं। डेट ऑफ एक्विजिशन के दिन बाइंग रेट था ये, सेलिंग रेट था ये। डेट ऑफ ट्रांसफर के दिन बाइंग रेट था ये, सेलिंग रेट था ये। कह रहा है कैपिटल गेन निकाल के दो। क्वेश्चन समझ आ गया? हाँ सर वो तो आ गया। देखो कैसे निकालते हैं। सेल कंसिडरेशन या कह दो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। अब देखो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन के लिए क्या था? टीटीबीआर टीटीएसआर का एवरेज डेट ऑफ एक्विजिशन के लिए, ठीक है। और सर सेल कंसिडरेशन के लिए क्या था? टीटीबीआर टीटीएसआर का एवरेज डेट ऑफ ट्रांसफर वाला, ठीक है। 33 लाख रुपीस के उसने बेचे, हाँ सर। ट्रांसफर के दिन क्या चल रहा है मेरा एवरेज रेट? सर 58.5 और 59.5, 59.5 प्लस 58.5 डिवाइड बाय 2, यानी इसका एवरेज बन गया 59। तो देखो 33 लाख रुपीस थे, डिवाइड कर दिया 59 से, तो मेरे निकल गए $55,932। ठीक है सर, खाली डिवाइड तो किया है, हाँ निकाल दिया। माइनस एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर, 66,000 रुपीज के इसमें एक्सपेंस करे, बताओ डॉलर में कितना बनता है? सर देखो 66,000 है, इसका भी सेम लगेगा एवरेज ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर डिवाइडेड बाय 59, ये आ गया 1119 $1019। ठीक है, नेट कंसिडरेशन दोनों को माइनस कर दिया आपस में तो निकल गई। ऐसे निकालते हैं। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितनी है? 20,50,000। 20,50,000 जो मेरी कॉस्ट है, इसको अगर मुझे डॉलर्स में लेके आना है तो मैं क्या लगाऊंगा? टीटीबीआर टीटीएसआर का एवरेज किस दिन का? जिस दिन खरीदा उस दिन का, यानी 40.5 और 41.5 का एवरेज, जो कि बनता है 41, डिवाइड बाय 41 कर दिया तो 50,000 मेरी कॉस्ट आ गई डॉलर्स में। गेन निकालना है, डॉलर में तो प्लस माइनस कर दो निकल जाएगा, पर जब रुपीस में कन्वर्ट करना है तो यहां पे सीधा माइनस मत कर देना, यहां पे मल्टीप्लाई करना है टीटीबीआर से। याद है कैपिटल गेन का फॉर्म क्या पॉइंट था? कैपिटल गेन में जितना कैपिटल गेन आएगा उसको मल्टीप्लाई करना है टीटीबीआर से, एवरेज नहीं है यहां पे। और किस दिन का टीटीबीआर? जिस दिन ट्रांसफर हुआ उस दिन का, और जिस दिन ट्रांसफर हुआ कितना है टीटीबीआर? 58.5, यानी कि 4813 का गेन इंटू 58.5, ये आ गया 281,561 रुपीस का गेन। सर डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट है, दोबारा बता दूं, फाइनल लेवल के लिए इंपॉर्टेंट है, आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, पर मॉड्यूल में था तो कराना मेरी जिम्मेदारी थी। मुझे पता है आप लोगों का मन नहीं कर रहा इस कॉन्सेप्ट को करने का, पर प्लीज मेरी बात मान के 10 मिनट लगेंगे सिर्फ, रिवाइंड करके दोबारा देख लो एक बार प्लीज, क्योंकि अगर आ गया ना 10 में से 7-8 बच्चे नहीं कर पाएंगे, फिर आप जैसे 1-2 बच्चे कर पाएंगे जो शो करके जाएंगे। तो प्लीज कर लो, अपने एग्जाम के लिए आएगा तो 6 नंबर का आएगा, 10 मिनट निकाल सकते हो आप लोग, निकाल लो। ठीक, ठीक है सर, आप कह रहे हो तो कर लेंगे। सर आज की क्लास ना अजीब जा रही है, ये टॉपिक ही ऐसा है। अगला टॉपिक, स्लंप सेल, सेक्शन 50B। अच्छा टॉपिक है, थोड़ा डिफिकल्ट लग सकता है आपको, पर समझ लेंगे आप इसे। देखो
क्या टॉपिक है? शिवम है एक बंदा, ये उसकी फैक्ट्री है, मान लो फैक्ट्री 1, सॉरी फैक्ट्री डिवीजन 1, क्या तो ए, इसी फैक्ट्री का डिवीजन बी। फैक्ट्री में हो सकते हैं डिवीजन, हाँ सर हो सकते हैं डिवीजन फैक्ट्री में, कोई दिक्कत नहीं है। शिवम भाई साहब अपनी फैक्ट्री चला रहे हैं। एक दिन उनके पास आए प्रमोद जी। प्रमोद गया शिवम के पास, बोला शिवम ये पकड़ 5 करोड़ रुपए। क्या बोला प्रमोद ने? ये पकड़ 5 करोड़ रुपए, आज से ये डिवीजन बी तू मुझे बेच दे। क्या बोला प्रमोद ने? पकड़ 5 करोड़, डिवीजन बी मेरे को दे दे, ए चलाता रहे, बी मुझे चाहिए। शिवम ने कहा ठीक है जी बेच सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, पर एक बात बताओ, शिवम अगर फैक्ट्री बी का डिवीजन बी बेचेगा तो कितनी चीज जा रही है? देखो, इसकी सारी प्लांट मशीनरी जाएगी, इसका सारा रॉ मटेरियल जाएगा, इसके सारे इक्विपमेंट जाएंगे, इसकी बिल्डिंग जाएगी, हो सकता है कुछ रोड बना रखी हो, रोड जाएगी, है ना, क्योंकि इसने पूरा डिवीजन एज इट इज बेच दिया। वो क्या कर सकता था? एक एक प्लांट बेच सकता था, सिर्फ लैंड बेच सकता था, सिर्फ मटेरियल बेच सकता था। इसने क्या किया? ऐसा है वैसे का वैसा ही दे दिया। यानी प्रमोद को अब कुछ नहीं करना पड़ेगा, सीधा आएगा काम स्टार्ट कर देगा। एग्जांपल के लिए बोलूं, मैं जहां पे आपको ये जो मेरा स्टूडियो है जहां मैं क्लास रिकॉर्ड करता हूं, यहाँ प्रोजेक्टर लगा हुआ है, ये लैपटॉप है, लाइट्स लगी हुई हैं, ये फर्नीचर है सारा, है ना। अगर कोई बंदा आके मुझे बोले सर मुझे स्टूडियो खरीदना है, ये पकड़ो पैसे, मैं उससे पैसे लूं, एज इट इज उठ के चला जाऊं, ये लाइट्स भी उससे उसकी, ये प्रोजेक्टर भी उसका, ये फर्नीचर उसका, सब कुछ ये उसका हो गया, तो ये हो गया स्लम्प सेल। स्लम्प सेल मतलब इंडिविजुअली नहीं बेच रहा एसेट को, एज अ होल, एज अ टोटालिटी में बेच रहा हूं, इसे कहते हैं स्लम्प सेल। ठीक है सर, बात बताओ, शिवम को गेन हुआ? हाँ। कैपिटल एसेट भी गए? हाँ कैपिटल एसेट भी गए, तो कैपिटल गेन निकलेगा? बिल्कुल निकलेगा। कैसे निकालोगे? सर फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन में कोई दिक्कत नहीं है, 5 करोड़। पर सर कॉस्ट कैसे निकालोगे? क्योंकि यहां पे तो कॉस्ट आप पूरे डिवीजन की कैसे निकालोगे? तो एक तरीका आता है, सबको जोड़ लो, लैंड कितने की जोड़ लो, बिल्डिंग कितने की है, मशीनरी कितने की है। पर हमने ये भी तो पढ़ा है कैपिटल गेन में कि इंडेक्सेशन करना होता है। अब हो सकता है बिल्डिंग बनाई हो 5 साल पहले, ठीक है, और जो रोड बनाई है वो बनाई हो 6 महीने पहले, क्या लॉन्ग क्या शॉर्ट कैसे करोगे? क्या हर एसेट का अलग अलग करोगे? यहां पे होता है नहीं। स्लम्प सेल में ना हम मानते हैं आपने पूरा डिवीजन ही बेच दिया है, तो हर एसेट के लिए हम पर्टिकुलर वैल्यू नहीं निकालेंगे, हम आपको एक तरीका बताएंगे जिससे पूरे डिवीजन की कॉस्ट एक बार में निकल जाएगी। अच्छा ये कैसे होगा सर? यहां पे हम कॉस्ट के लिए हम मानते हैं जो आपकी नेट वर्थ थी, जो आपकी नेट वर्थ थी वो बन गई आपकी कॉस्ट, और यहां से निकाल दो लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म का गेन। सर नेटवर्थ को कॉस्ट मान लिया? हाँ, मैंने पूरे का पूरा डिवीजन दे दिया ना आपको आज, तो आज जो इस डिवीजन की वैल्यू रही होगी हमने उसको मान लिया कॉस्ट। समझ आ गया? ठीक है सर, चलो ये भी समझ आ गया। तो सर एक बात बताओ, अगर आज की वैल्यू को मैंने कॉस्ट मान लिया तो फिर तो इंडेक्सेशन का पॉइंट ही नहीं है। बिल्कुल, तभी तो स्लम्प सेल के केस में इंडेक्सेशन नहीं होता। एमसीक्यू बन सकता है कि स्लम्प सेल के केस में इंडेक्सेशन नहीं होता, क्योंकि हम कॉस्ट किसको मान रहे हैं? आज की नेटवर्थ को कॉस्ट मान रहे हैं। यानी कि स्लम्प सेल के अंदर क्या बना? फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्वेश्चन में गिवन होगा, माइनस एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर क्वेश्चन में दिए होंगे, नेट कंसिडरेशन आ गया, माइनस कर देना नेटवर्थ, यानी आपकी कॉस्ट, आपका निकल जाएगा गेन। सर पर लॉन्ग टर्म बोलूं या शॉर्ट टर्म बोलूं, ये डिपेंड करेगा कि जो अंडरटेकिंग आप बेच रहे हो, जो डिवीजन आप बेच रहे हो, जो बिजनेस आप बेच रहे हो, ये आपने कब शुरू किया था। अगर ये बिजनेस आपने 3 साल पहले शुरू किया था तो लॉन्ग टर्म, 3 साल के अंदर अंदर बेच दिया तो शॉर्ट टर्म। यानी यहां पे आपको मशीनरी एसेट से नहीं देखना, हमको ये देखना है हमने बिजनेस कब शुरू करा था। बिजनेस अगर 3 साल काम करने के बाद बेचूंगा तो लॉन्ग टर्म कहलाया जाएगा, 3 साल के अंदर बेच दूंगा तो शॉर्ट टर्म कहलाया जाएगा। ठीक है सर, तो वैसे आज की क्लास ना बहुत अजीब जा रही है, मुझे पता है टॉपिक ही ऐसा है बेटा, क्या कर सकते हैं।
पर करने तो है ना टॉपिक्स, क्योंकि हर टॉपिक में आपको मजे नहीं आ सकते ना। मैं ट्राई कर रहा हूँ, पर तबीयत भी खराब हो गई तो डबल इम्पैक्ट हो गया इन टॉपिक्स के ऊपर। 50B कहाँ गया? 50B अरे 50 रहा, 50B पेज नंबर 30 पे। ठीक है, देखो ये मैंने आपको बोला फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन माइनस ट्रांसफर नेट कंसिडरेशन माइनस नेट वर्थ शॉर्ट टर्म में लॉन्ग टर्म। ठीक है, नेट वर्थ कैसे निकालेंगे, ये हमें निकालनी पड़ेगी। नेट वर्थ क्या होती है, इन शॉर्ट समझ लो आपके बिजनेस की आज की वैल्यू। कैसे निकालोगे? टोटल एसेट्स, जितने एसेट हैं सबको जोड़ लो जोड़ लो जोड़ लो, ठीक है, माइनस कर दो करंट लायबिलिटीज, माइनस कर दो लायबिलिटीज, माइनस कर दो लायबिलिटीज, यानी कि सारे एसेट की वैल्यू जोड़ी माइनस कर दी है लायबिलिटीज। क्या निकल गई? नेटवर्थ। मतलब जितने पैसे मैं इसे बेच के निकाल सकता हूं और जितने पैसे मुझे किसी को देने हैं, दोनों को माइनस कर दो, आपकी आ गई नेटवर्थ। क्या बना फॉर्मूला नेटवर्थ का? टोटल एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। अरे तो बढ़िया था सर, पर सारी बात ध्यान रखना। बात क्या ध्यान रखना, जिस साल की नेटवर्थ निकाल रहे हैं उस साल की वैल्यू चाहिए एसेट्स की। मतलब अगर कोई एसेट जिसमें डेप्रिसिएशन लगता होगा तो वो लगा देना, बाद में जो बच जाए WDV वो आपकी आज की वैल्यू। हाँ सर ठीक है ना, अगर कोई एसेट हमने 5 साल पहले ले रखा था तो आज जो बुक्स में वैल्यू होगी वही तो लेंगे। हाँ वही लोगे, यही कहना चाहता हूं मैं, क्योंकि 5 साल पहले की वैल्यू आज थोड़ी ना आपकी नेटवर्थ है, वो तो 5 साल पहले की नेटवर्थ थी। पर सर बुक में तो डेप्रिसिएशन लग के आया होगा। हाँ लग के आया होगा, पर अगर क्वेश्चन बोल दे कि किसी साल लगाना भूल गए थे तो अब लगा देना, जो बैलेंस आएगा वो वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट वो कहता है रीवैल्यूएशन को इग्नोर कर देना, रीवैल्यूएशन को इग्नोर कर देना। याद है अकाउंट्स में पढ़ते हैं रीवैल्यूएशन, एसेट हैज बीन रीवैल्यूड, हमने वैल्यू बढ़ा दी एसेट की बुक्स के अंदर। इनकम टैक्स रीवैल्यूएशन को नहीं मानता। इनकम टैक्स कहता है रीवैल्यूएशन जैसी कोई चीज नहीं होती। तो अगर क्वेश्चन में आपको बोले कि रीवैल्यूएशन हो रखी है एसेट की, मान लो क्वेश्चन बोलता है आपके बुक्स में बैलेंस शीट के अंदर एक मशीनरी है 10 लाख रुपए की, जिसमें 2 लाख का रीवैल्यूएशन हुआ पड़ा है। क्वेश्चन क्या बोले कि आपकी बुक्स में एक मशीनरी है 10 लाख की, जिसमें 2 लाख का रीवैल्यूएशन हुआ है। तो लॉजिक से बताओ वो मशीनरी कितने की होनी चाहिए थी? 8 लाख की, क्योंकि 2 लाख तो वैल्यू बढ़ा रखी है। तो हम नेटवर्थ निकालते हुए अब एसेट्स के अंदर उस मशीन की वैल्यू कितनी लेंगे? 10 लाख, जो कि रिवैल्यूएशन के बाद है, या उसमें 2 लाख हटाने के बाद 8 लाख? सर 8 लाख, क्योंकि रिवैल्यूएशन को हम इग्नोर करते हैं। ठीक है, ठीक है सर, चलो क्वेश्चन कराओ सर, एक तरफ समझ आएगा। क्वेश्चन में आपको चुटकी हो जाएगा कॉन्सेप्ट, देखो ये मुश्किल नहीं है ये बिल्कुल भी। इतना बड़ा क्वेश्चन सर? हाँ अभी आया था एग्जाम में, 6 महीने भी नहीं हुए, लास्ट अटेम्प्ट में आया था। मिस्टर ए प्रोप्राइटर ऑफ आकाश एंटरप्राइज, उसके पास 2 यूनिट्स हैं, उसने यूनिट 1 दे दिया, यूनिट 1 दे दिया। कब दिया? 1/4/19 को, 1920 में, बाय वे ऑफ स्लम सेल। ठीक है सर, टोटल कंसिडरेशन 25 लाख रुपए, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन मिल गई 25 लाख रुपए। एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर 28,000 रुपए। लो जी, नेट कंसिडरेशन तो निकाल लो, एक नंबर तो कमा लो, उसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, बैलेंस शीट दे रखी है 31/3/20 की। लायबिलिटीज और एसेट्स, कैपिटल 15 लाख का है, रीवैल्यूएशन का रिजर्व बनाया हुआ है फॉर बिल्डिंग ऑफ यूनिट 1। याद है रिवैल्यूएशन रिजर्व क्या होता है? जितने की एसेट बढ़ाते हैं एसेट साइड में, उतने से बनता है रिवैल्यूएशन रिजर्व लायबिलिटी साइड में, मैच करना होता है। 3 लाख रुपए का रिवैल्यूएशन का रिजर्व बना हुआ है, जो इंडिकेट कर रहा है यूनिट 1 की बिल्डिंग 3 लाख रुपए से बढ़ाई गई होगी, क्योंकि जितने से बिल्डिंग बढ़ाई है उतने से रिजर्व बनेगा ना आपका। ठीक है सर, बैंक लोन 70% ऑफ यूनिट 1, ये क्या है सर? देखो टोटल अमाउंट है ना, पूरे बिजनेस का बैंक लोन 2 लाख रुपए का था, जिसमें 70% यूनिट 1 का है, यानी कि 1,40,000 रुपए यूनिट 1 का लोन है, और बाकी 60,000 किसका हो गया? यूनिट 2 का लोन हो गया। ट्रेड क्रेडिटर्स 25% यूनिट 1 के हैं, टोटल की 1.5 लाख गिवन है, तो 1.5 लाख का 25% मतलब 37,500 यूनिट 1 के क्रेडिटर्स हैं। यूनिट 1 की लायबिलिटी मिल गई हमको, 1,40,000 का लोन, 37,500 के क्रेडिटर्स। सर रिजर्व और कैपिटल लायबिलिटी नहीं होते बेटा, लायबिलिटी मतलब तो किसी को देने होते हैं। ठीक है सर,
बिल्डिंग गिवन है दोनों यूनिट के अलग अलग, बढ़िया निकाल के दे रखी है अलग अलग। मशीनरी गिवन है, बढ़िया। डेटर्स गिवन है, अदर एसेट्स भी गिवन है, सही है। अब एक बात लॉजिक से बता दो, बिल्डिंग कितने की यूनिट 1 की? सर 12 लाख रुपए की। कितने से बढ़ा रखी है वैल्यू? सर 3 लाख रुपए से। तो बुक्स में कितनी लूं, 12 लाख या 9 लाख? सर 9 लाख, क्योंकि 3 लाख का रिवैल्यूएशन इग्नोर करना है। सर तो इजी है बहुत। हाँ मैंने कब कहा इजी है, मुश्किल है मतलब। रिवैल्यूएशन रिजर्व इज क्रिएटेड बाय रिवाइजिंग अपवर्ड द वैल्यू ऑफ यूनिट 1। हाँ जी हमने देख लिया, हमने ऑटोमेटिक कर दिया, इस पॉइंट की जरूरत भी नहीं थी। ये वही कह रहा है कि रिवैल्यूएशन रिजर्व से वैल्यू बढ़ा रखी है, तो हम 12 लाख लेंगे नहीं, हम 9 लाख लेंगे। नो इंडिविजुअल एसेट इज कंसिडर्ड इन द ट्रांसफर डीड। हाँ पता है जी, स्लम सेल हुई है तो इंडिविजुअल एसेट ट्रांसफर थोड़ी ना होगा, बल्क में होगा, ठीक है। ये पॉइंट ध्यान से देखना। अदर एसेट्स ऑफ यूनिट 1 यानी कि ये एसेट इंक्लूड्स पेटेंट। अच्छा इसके अंदर पेटेंट्स भी हैं जो 50,000 रुपए के लिए थे हमने 1 जुलाई 2017 को। अच्छा, ऑन विच नो डेप्रीसिएशन हैज बीन चार्ज्ड। ये वो पॉइंट आ गया कि 50,000 के मैंने पेटेंट्स खरीदे थे 1 जुलाई 2017 को, उस पर डेप्रीसिएशन लगाना भूल गया था, पर आज जो वैल्यू लूंगा वो तो आफ्टर डेप्रीसिएशन लूंगा। हाँ सर, यानी इसमें हमें डेप्रीसिएशन लगाना पड़ेगा, कहता है गेन निकाल के। तो चलो एक बनाते हैं वर्किंग नोट। वर्किंग नोट हम निकालना सीख रहे हैं नेट वर्थ। नेटवर्थ क्या होती है? टोटल एसेट माइनस लायबिलिटीज, ठीक है। पहले ये काम करते थे अदर एसेट्स का। अदर एसेट कितने के हैं? सर अदर एसेट्स बुक में है 1.5 लाख रुपए के, ठीक है। अदर एसेट समझ लो, अदर एसेट हो गए कैश, बैंक वगैरह वगैरह, ठीक है। सर एक तो पार्ट है इसका 1 लाख रुपए का, और इसमें कुछ है पेटेंट्स 50,000 के, ऐसे ही है ना, 1.5 लाख के अंदर 50 के पेटेंट्स हैं। ये 50 के पेटेंट्स हमने कब लिए थे? 1/7/2017 को। पीजीबीपी का पॉइंट है, यहां बता रहा हूं मैं आपको, पूरा पढ़ना सीखेंगे। पेटेंट्स एक इंटैंजिबल एसेट है, उस पे लगता है डेप्रीसिएशन 25% रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से, डब्ल्यूडीवी मेथड से। पूरा सीखेंगे हम लोग पीजीबीपी में। अभी के लिए समझ लो कितना रेट लगता है, 25% का। और इनकम टैक्स में ना अकाउंट से एक फर्क होता है। अकाउंट में हम क्या करते थे, जब एसेट बेचा, जिस दिन एसेट बेचा उस दिन तक का डेप्रिसिएशन माइनस करते थे। इनकम टैक्स में ऐसा नहीं होता। इनकम टैक्स कहता है डेप्रिसिएशन तो मैं निकालूंगा साल के एंड पे 31 तारीख पे। क्या बोलता है इनकम टैक्स? डेप्रिसिएशन मैं निकालूंगा साल के एंड पे 31 मार्च को। यानी अगर मैंने ड्यूरिंग द ईयर कोई एसेट बेचा, 30 सितंबर को बेचा, 5 जून को बेचा, तो उस दिन तक का डेप्रिसिएशन नहीं लगता। जो 31 मार्च निकल गई थी ना, वहां तक का जो डेप्रिसिएशन लग गया। ड्यूरिंग द ईयर में नहीं निकालता, यानी कि अगर एसेट मैंने साल के बीच में बेचा तो कुछ महीनों का डेप्रिसिएशन हम बेनिफिट नहीं देते। डेप्रिसिएशन लगाने के लिए एसेट 31 मार्च को आपके पास होना चाहिए, ठीक है सर। दूसरा पॉइंट ये कहता है, यहां डे वाइज नहीं निकालते डेप्रिसिएशन। अगर एसेट आपने ड्यूरिंग द ईयर खरीदा, तो अगर वो एसेट आपके पास 182 दिन 182 डेज तक रहा, तो आप पे लगाएंगे पूरे साल का डेप्रिसिएशन, वरना लगाएंगे कम का डेप्रिसिएशन, हाफ रेट का डेप्रिसिएशन। ये पॉइंट छोड़ दो, ये पॉइंट पढ़ेंगे पीजीबीपी में, इसे इग्नोर करो, ऐसा कोई पॉइंट नहीं, इस क्वेश्चन में हैवी यूज नहीं, सब पढ़ेंगे पीजीबीपी में। चलो, ओपनिंग डब्ल्यूडीवी मैं बात कर रहा हूं 17-18 साल की। कितने के लिए थे पेटेंट्स? सर 50,000 के। माइनस कर दो डेप्रिसिएशन 25% के हिसाब से, इंटू 25%। सर 12,500 माइनस हो गया, तो 31 मार्च 18 को बच गए मेरे पेटेंट्स 37,500 के, ठीक है। माइनस कर दो डेप्रिसिएशन 25%। सर ये क्यों किया? अरे 18-19 तो निकल गया, आपने तो 19-20 में बेचा है एसेट। हाँ सर, 37,500 का 25%, ये आ गया 9375, यानी कि 31/3/19 को कितनी वैल्यू बच गई? सर ये बच गई 28,125। कब बेचा यूनिट हमने? 1/4/19 को, साल शुरू होते ही बेच दिया। यानी कि मेरी बुक्स में पेटेंट्स कितने के होने चाहिए थे? 28,125 के, पर बुक्स में दिखा कितने के रखे हैं? 50,000 के, क्योंकि डेप्रिसिएशन नहीं लगाया। तो हम कौन सी वैल्यू लेंगे? 50,000 या जो हमने निकाली अभी 28,125? सर हम तो ये वैल्यू लेंगे ना, 28,125, ठीक है। यानी आपकी बुक्स में
अदर एसेट्स कितने के हैं सर 1 लाख वाले ये और 28,000 वाले तुमने निकाले ये, यानी मेरे लिए 1,28,125 के हैं अदर एसेट्स। समझ आ रहा है सर? कुछ कुछ आ रहा है, टेक्निकल क्लास से पता है टेक्निकल है, एक्चुअली सारे टॉपिक्स फाइनल लेवल के टॉपिक्स हैं, पर ये इंटर में आए हुए हैं एग्जाम में तो करने पड़ेंगे। चलो निकालते हैं नेटवर्थ, आंसर दिया हुआ चिंता मत करो। सेल कंसिडरेशन 25 लाख गिवन थी, माइनस का एक्सपेंस ऑन ट्रांसफर 28,000 के, नेट कंसिडरेशन आ गई 2472, कोई दिक्कत नहीं, यहां तक निकालते हैं नेटवर्थ। बिल्डिंग याद है 12 - 3 9 लाख कर दिया, हाँ सर। मशीनरी कितने की है यूनिट 1 की सर 3 लाख रुपए की, एज इट इज नोट डाउन कर दिया, देखो 3 लाख रुपए, ठीक है। पेटेंट्स कितने के हैं 28 के 25 अभी निकाले। अदर एसेट कितने के हैं सर 1 लाख रुपए के। और भी कुछ है क्या? हाँ डेटर्स सर 1 लाख रुपए के, जोड़ दिया, टोटल एसेट आ गए 14,28,125 के। माइनस करते हैं लायबिलिटीज सर 37,500 क्रेडिटर्स और 1,40,000 का बैंक लोन, ठीक है जी, दोनों माइनस कर दिए लायबिलिटीज, मेरा निकल के आ गया नेटवर्थ 12,50,625 का। ये क्या है मेरी कॉस्ट, यहां पे माइनस कर दिया, ये निकल गया मेरा कैपिटल गेन। सिंपल, तो इजी था, हाँ इजी था। और ये क्वेश्चन आपके मॉड्यूल का क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, एज इट इज ऐसा ही आएगा, तो टेंशन मत लेना। सर लॉन्ग टर्म होगा या शॉर्ट टर्म होगा देख लेते हैं। बेचा है 1/4/19 को, कब स्टार्ट किया था उसने, क्वेश्चन ने नहीं बताया कि उसने स्टार्ट कब किया था, तो हमने खाली लिख दिया कैपिटल गेन, दैट्स इट। क्वेश्चन बताता कब स्टार्ट किया था डिवीजन तो हम बोलते लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म, क्वेश्चन नहीं बताया तो हमने लिख दिया कैपिटल गेन। और टॉपिक नहीं कराऊंगा क्लास में, तीनों थोड़े अजीब से थे मुझे पता है। 45(5)A अच्छे से करके जाना, एग्जाम में आ सकता है, नया टॉपिक था। नॉन रेजिडेंट वाला पॉइंट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर फिर भी देख लेना एक बार, 10 मिनट लगेंगे सिर्फ। स्लम सेल अभी भी एग्जाम में आया है, दोबारा आ सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट 45(5)A, उसके बाद स्लम सेल, उसके बाद फर्स्ट प्रोविजन टू 48 NR वाला। क्लास यहीं खत्म कर रहा हूं, टेक्निकल पॉइंट से प्लस मुझसे पढ़ाई भी नहीं जा रहा है आज। अगर समझ नहीं आए तो मुझसे पूछने से पहले एक एडवाइस करूंगा, क्लास को रिपीट करके दोबारा देख लेना, क्योंकि पॉइंट टेक्निकल है, एक बार में समझ नहीं आते, ठीक है। चलो इनको करो, और कैसी भी लगी क्लास मुझे प्लीज कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। और अच्छी लगे तो लाइक कर देना और चैनल सब्सक्राइब कर दो। मैं आपसे एक बार बोलूंगा, आज मैं आपको पढ़ा रहा हूं, लेक्चर प्रोवाइड कर रहा हूं, तो आपसे एक चीज इन रिटर्न मांग रहा हूं, इन वीडियोस को प्लीज अपने दोस्तों को शेयर करो। रीजन, लॉकडाउन चल रहा है, हम सारे लोग घर पे हैं, घर पे हम पढ़ाई नहीं कर पाते, आप लोगों को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहा हूं। ये वीडियोस आप तो देख ही रहे हो, जो आपके बाकी दोस्त CS कर रहे हैं, CMA कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी टीचर से पढ़ रहे हो, आप डेली का लेक्चर उनको दो, बोलो ये लेक्चर तुम देखो, जो क्वेश्चन मैंने इसमें कराए हैं वो प्रैक्टिस करो। इससे क्या होगा ना, एक कंटिन्यूटी बनी रहेगी पढ़ाई में। तो आप सबको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहा हूं, अपने एटलीस्ट 2 दोस्तों की आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। 40-45 मिनट्स की क्लास होती है, इतना बंदा पढ़ सकता है ना। वो क्वेश्चन करेंगे, उनसे नहीं हुए आपसे पूछेंगे, आपका रिवाइज होगा, नहीं तो वो भी उनसे पूछ सकते हैं, आप मुझसे पूछ सकते हो। तो हर स्टूडेंट जो वीडियो देख रहा है आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहा है, आपका फैकल्टी, कि 2 बच्चों की आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, उनको वीडियो दिखानी है, उनसे प्रैक्टिस करवा के क्वेश्चन सॉल्व कराने हैं। क्योंकि अगर इन दिनों में आपने घर पे पढ़ाई नहीं करी, ट्रस्ट मी, जब नॉर्मल रूटीन में आओगे 5-6 दिन ऐसे ही निकल जाएंगे, बहुत टाइम खराब होगा, और ये बहुत क्रूशियल टाइम है आपकी लाइफ का, ठीक है। प्रॉमिस करो, आप 2 बच्चों की 2 दोस्तों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे, डेली क्लास दिखाओगे, डेली प्रैक्टिस कराओगे, डाउट सॉल्व करोगे, उनके नहीं होते मुझसे पूछोगे, ठीक है। तो चलो चैनल सब्सक्राइब कर देना, अच्छा लगा हो तो। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।